आफ्टरनून एवरीवन। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस देखा था। एडवांस क्वांटम तो जो सिलेबस हमने देखा था लास्ट क्लास में, उसमें हमने बताया था कि जो पहली यूनिट होगी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्शन ए की पहली यूनिट, वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आज हम स्कैटरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्कैटरिंग एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किसी भी सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें कि न्यूक्लियस की साइज कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग करवाते हैं किसी गोल्ड फॉइल से या किसी फॉइल से जिसमें एटम्स से वो मिलके बनी हुई है और हर एटम्स का अलग अलग अपना एक न्यूक्लियस होता है और एनर्जी डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अगर हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में जानना है तो जो पार्टिकल से एसोसिएटेड बीम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कर देंगे कि द ब्रोगली वेवलेंथ, वो जो साइज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस ऑर्डर की द ब्रोगली वेवलेंथ हो जाए, तब हम आसानी से न्यूक्लियस के साइज का पता कर सकते हैं। और बेसिकली ऐसे ही हमने न्यूक्लियस की साइज की कैलकुलेशन की थी। इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग करवाई थी किसी भी न्यूक्लियस के साथ और तब साइज का पता चला। तो स्कैटरिंग बेसिकली क्या है? एक बीम ऑफ पार्टिकल, जिसको हम एक पार्टिकल इंसिडेंट होता है जिसको प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हम बोलते हैं। और किस पे इंसिडेंट होता है? तो वो टारगेट पे इंसिडेंट होता है। और टारगेट में ऐसा नहीं है कि केवल एक एटम है या दो एटम है उससे एसोसिएटेड न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बीम वो पार्टिकल्स जा रहे हैं और उस एरिया में जो इफेक्टिव एरिया होगा उस बीम को हम कोलिमेट करेंगे किसी एक फिक्स डायामीटर तक और उस बीम को इंसिडेंट करवाएंगे टारगेट पे, और फिर वो पार्टिकल उस टारगेट से इंटरेक्ट करेगा और अलग अलग डायरेक्शन में वो जा सकता है। और अलग अलग डायरेक्शन में फिर हम इंसिडेंट पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अपना एक डिटेक्टर रखेंगे जहां पे हम स्कैटर्ड पार्टिकल्स को देखेंगे कि कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं। और उन स्कैटर्ड पार्टिकल्स को देख के और उनका काउंट करके हम ये बता सकते हैं अलग अलग एंगल पे ये स्कैटर्ड पार्टिकल कितने कितने प्राप्त हो रहे हैं। उसकी काउंटिंग से हम ये बता सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कैसा हुआ इस पार्टिकल का, प्रोजेक्टल पार्टिकल का टारगेट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ। और ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहेंगे? स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हम यहां कहेंगे कि हमारे पास कोई एक टारगेट है और इस टारगेट की कोई थिकनेस होगी टी। इस टारगेट की कोई थिकनेस होगी टी और इसके अंदर में बहुत सारे स्कैटरिंग सेंटर्स होंगे जिसको हम क्या कहेंगे? ये टारगेट के पार्टिकल्स हैं, ऐसे है ना, ठीक। इस तरीके से इसके अंदर में है, सिस्टम के अंदर में टारगेट के पार्टिकल्स, ये अपना टारगेट। और यहां पे तुम्हारे पास कोई सोर्स है और सोर्स से यहां से ये पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं इस टारगेट पे।
और ये बीम इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। तो ये बीम है और इस बीम की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से ये बीम होके निकल रही है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से होके निकल रही है ये टारगेट के, टारगेट पे ये इंसिडेंट हो रही है। ये तुम्हारे पास जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है, और हमने अपना डिटेक्टर यहां पे कहीं पे रखा हुआ है, ये है डिटेक्टर। डिटेक्टर और ये डिटेक्टर यहां से कोई एक एंगल बना रहा है इस इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन के साथ, वो है थीटा। और पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। और कितने थीटा पे कितने पार्टिकल जा रहे हैं ये हम इस डिटेक्टर से काउंट करेंगे। और इस डिटेक्टर को हम अलग अलग एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग डिजाइन कर सकते हैं कि हमें ये क्या डिटेक्ट करके दे, किस रेंज की एनर्जी को डिटेक्ट करेगा, किस रेंज की एनर्जी के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा, वो हम फिक्स कर सकते हैं। उससे आउट रेंज के पार्टिकल्स है उसको ये डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा। ये हम डिजाइन कर सकते हैं इस डिटेक्टर को कि हमें इसको क्या डिटेक्ट करवाना चाह रहे हैं वैसे। तो डिटेक्टर हमारे पास है, ये डिटेक्टर इंसिडेंट ये स्कैटर्ड पार्टिकल इधर जाएंगे और कितने पार्टिकल आए उसको काउंट करेगा और किस एनर्जी के पार्टिकल आए उसको काउंट करेगा। तो सबसे बेसिक चीज यहाँ पे जो स्कैटरिंग की है वो ये है कि हमारे पास एक इंसिडेंट बीम होगी या इंसिडेंट पार्टिकल होगा और एक टारगेट होगा और एक डिटेक्टर होगा, ठीक है। और इंसिडेंट पार्टिकल को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ओके तो सबसे पहली चीज स्कैटरिंग की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। स्कैटरिंग की डेफिनेशन, स्कैटरिंग एक, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कहते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलिजन किया और फिर एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो कोलिजन जो है वो बेसिकली दो पार्टिकल एक दूसरे से फिजिकल इंपैक्ट में आते हैं, टच होते हैं और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कोलिजन, वो होगा। और स्कैटरिंग एक ब्रॉड वे है, ब्रॉड वे में हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। इसमें कोई पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, किसी टारगेट से इंटरेक्ट किया और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट में आए ये जरूरी नहीं है, इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। और ये स्कैटरिंग दो तरीके की होती है, एक इलास्टिक स्कैटरिंग और एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी और आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी, ये स्कैटर्ड पार्टिकल की एनर्जी सेम हो तो उसको इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। और इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब ये भी है कि इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इस टारगेट के साथ एक्सचेंज नहीं की, तो इस स्कैटरिंग को कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। यानी अगर मान लो इस पार्टिकल ने इस टारगेट को कुछ एनर्जी दे दी होती तो आउट जो स्कैटर्ड पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और स्कैटर्ड पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो टारगेट को इसने एनर्जी दी है तो टारगेट मटेरियल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इलास्टिक स्कैटरिंग को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं
कि यदि कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है और वो स्केटर्ड हो गया, तो टारगेट न्यूक्लियस या टारगेट मटेरियल है उसका एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, या फिर यूं कहे कि टारगेट का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, तो वो स्केटरिंग होगी। उसे हम इन इलास्टिक स्केटरिंग कहेंगे। और इन इलास्टिक स्केटरिंग तब होगी जब पार्टिकल ने अपनी एनर्जी टारगेट को दे दी, तो टारगेट मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कुछ और है और आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी कुछ और हो गई। अब आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि अगर टारगेट पहले से एक्साइटेड स्टेट में है और जब इंसिडेंट पार्टिकल आया तो उसने अपने एनर्जी लेवल को चेंज कर लिया, ऊपर से नीचे आ गया, और जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी इसको आउटगोइंग पार्टिकल को दे दी, तो आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी बढ़ सकती है। और अगर टारगेट मटेरियल पहले से ग्राउंड स्टेट में है, इंसिडेंट पार्टिकल आया और इंसिडेंट पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दे दी थोड़ी सी, टारगेट मटेरियल एक्साइटेड स्टेट में चला गया, आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसने कुछ एनर्जी दे दी है टारगेट को। तो ऐसा, तो अगर इंसिडेंट और आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी सेम है तो ऐसी स्केटरिंग को हम कहेंगे इलास्टिक स्केटरिंग। और अगर इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं है तो उसे हम कहेंगे इन इलास्टिक स्केटरिंग। ओके, और दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि टारगेट मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर इस स्केटरिंग के दौरान चेंज ना हो तो स्केटरिंग होगी इलास्टिक स्केटरिंग। और अगर टारगेट मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ड्यूरिंग द आफ्टर द स्केटरिंग, तो ऐसी स्केटरिंग को कहेंगे इन इलास्टिक स्केटरिंग। तो स्केटरिंग बेसिकली क्या है, लिख लो। इफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी if two particles if two particles A and B interact A and B interacts with each other if two particles A and B interacts with each other due to this interaction due to this interaction the direction of momentum of the scattered particle will change due to this interaction due to this interaction due to this interaction if the momentum the direction of momentum of the particle changes. This phenomena is known as scattering. This phenomena is known as scattering. और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए फिनोमिना इन विच ए फिनोमिना
in which a incident particle get scattered in presence of any field, टारगेट मटेरियल का कोई फील्ड है, उस फील्ड के इंटरेक्शन से इंसिडेंट पार्टिकल स्केटर्ड हो जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? स्केटरिंग कहेंगे। ओके, नोट कर लो इसको। और अदर पार्टिकल भी लिख सकते हो, और अदर पार्टिकल, ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली स्केटरिंग है वो दो तरीके की होती है, टू टाइप। और दो टाइप कौन कौन सी होती है? एक तो मैंने बताया इलास्टिक स्केटरिंग, और दूसरा इन इलास्टिक स्केटरिंग। तो पहले इलास्टिक स्केटरिंग देख लेते हैं। मैंने बता दिया है तुम्हें इलास्टिक स्केटरिंग होती क्या है। तो अगर इंसिडेंट पार्टिकल और स्केटर्ड पार्टिकल की एनर्जी सेम रहे तो उसको इलास्टिक स्केटरिंग कहेंगे। इफ द एनर्जी ऑफ scattered particle remains as same remains same as incident particle, if the energy of scattered particle remains same as incident particle, then the scattering is termed as elastic scattering. Then the scattering is termed as elastic scattering। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया है। अगर स्केटरिंग के दौरान जो टारगेट है अपने पास, उस टारगेट के का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो तो हम कहेंगे इलास्टिक स्केटरिंग। तो इफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट पार्टिकल remains the same, then the scattering is known as इलास्टिक स्केटरिंग। दूसरा इसके अंदर में है इन इलास्टिक स्केटरिंग। तो इलास्टिक स्केटरिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन इलास्टिक भी मैंने तुम्हें बता दी है। इन इलास्टिक स्केटरिंग क्या है कि यदि
इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी और आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट है, तो उसको इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है टारगेट के साथ, और अगर टारगेट के साथ एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो टारगेट का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसी स्कैटरिंग को क्या कहेंगे? इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड scattered particles are different, और इसी में लिख देता हूं, और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट it changes, then the scattering is known as inelastic स्केटरिंग। तो स्केटरिंग कैसी होगी? इन इलास्टिक स्केटरिंग होगी। स्केटरिंग क्या होती है ये समझ में आ गया, इलास्टिक स्केटरिंग क्या होती है ये समझ में आ गया, और इन इलास्टिक स्केटरिंग क्या होती है ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा। जो इंसिडेंट पार्टिकल है और स्केटर्ड पार्टिकल है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगेगा और उसको थ्योरी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में केवल हमें ये इंटरेक्शन के बारे में ही पता लगाना है। इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा वो हमें ध्यान में इंटरेक्शन के बारे में पता लगाना है। कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें नीड ऑफ स्केटरिंग। क्यों स्केटरिंग की जरूरत पड़ी ये मैंने तुम्हें बता दी। नीड ऑफ स्केटरिंग, सबसे पहला नीड तो क्यों है कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें जानना है तो स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग करवाई, जिसको तुम बोलते हो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नहीं था, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी नहीं किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो गाइगर और मास्टन ने किया था, और उन्होंने एक ही मेटल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड नहीं करवाया था। उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग डिफरेंट मेटल फॉइल पे करवाई थी। और जब प्लेटिनम फॉइल का एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, प्लेटिनम फॉइल उन्होंने वहां पे रखी थी, तब उन्होंने देखा कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल बैक स्केटर्ड होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग प्लेटिनम फॉइल के साथ करवाई, तब ऐसा रिजल्ट उन्हें मिला। और तो ये जो काम किया था गाइगर और मास्टन ने किया, लेकिन वो क्यों स्केटर्ड हो रहा है, बेक स्केटर्ड क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया, तो उसका क्रेडिट फिर रदरफोर्ड को गया। और एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे न होके ये प्लेटिनम फॉइल पे था। ओरिजिनल पेपर जब हम इसका देखते हैं तो ये इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि प्लेटिनम फॉइल पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से, लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल बैक स्केटर्ड हुआ। और वहां से ये पता चला कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अंदर में एक न्यूक्लियस नाम की चीज, उसकी खोज हुई रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियर फिजिक्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े आदर के साथ इस रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं, और वहीं से हम न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत को हम मानते हैं। ओके, सो नाउ
नीड ऑफ स्कैटरिंग, तो सबसे पहला बेसिक नीड ये है कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें जानना है तो हम स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर, टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, एटम का निकालना है, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर। प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है तो भी हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम उस पे इंसिडेंट करवाते हैं और हमें अलग अलग स्कैटरिंग सेंटर मिलते हैं, 3 स्कैटरिंग सेंटर मिलते हैं, और तब हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। तो ये सारी के सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड, स्कैटरिंग की जरूरत हमें क्यों, तो ये इंटरेक्शन कैसा है इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, उसको जानने के लिए स्कैटरिंग की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हम ड्यूटेरॉन प्रॉब्लम करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग को हम देखते हैं, और ड्यूटेरॉन पे अगर हम न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग करवाएं तब क्या कैसा इंटरेक्शन होता है, वो स्कैटरिंग की इंफॉर्मेशन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसा इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कैसे जान सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट से हमें इंटरेक्शन का पता कैसे लगेगा। तो वो ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो डिपेंडेंसी है, ओबियस डिपेंडेंसी, उन्हीं के बेसिस पे हम बता देंगे कि इंटरेक्शन कैसा हुआ, इंटरेक्शन की इंफॉर्मेशन किसमें निहित है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसको फिर थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरेटिकल अप्रोच इस वाले यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें पार्शियल वेव एनालिसिस आएगा, उसके अंदर बोर्न अप्रोक्सीमेशन आएगा, उसके अंदर लिपमान शेविंगर इक्वेशन आएगा, उसके अंदर ग्रीन फंक्शंस आएंगे, उसके अंदर विग्नर्स फॉर्मूला आएगा। तो अलग अलग तरीके से हम कैसे उस स्कैटरिंग की इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब साइज पता लगाना है, और इंफॉर्मेशन अगर पार्टिकल के बारे में जाननी है तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसी में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि इंटरेक्शन का नेचर कैसा है, किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है इन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और टारगेट के बीच में, उसकी इंफॉर्मेशन हमें स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से कैसे लगती है, वो हम एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर इंटरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी। राइट। सो टू नो द टू नो द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ between projectile particle and target, टारगेट और प्रोजेक्टाइल में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन का पता लगाने के लिए भी हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक नीड क्यों है स्कैटरिंग की, वो मैंने तुम्हें बताई। अब हम बात करते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें बताया स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल्स की बीम होगी। ठीक है, इस तरीके की एक बीम होगी, और ये बीम कोलिमेटेड बीम है। कोलिमेटेड बीम का मतलब जितनी फाइन बीम, जितनी नेरो बीम, इसका क्रॉस सेक्शन जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। और आज की डेट में हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो गए क्वालिटी वाले, कि हम इसको माइक्रोमीटर स्क्वायर के एरिया में से निकलने वाली बीम बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया माइक्रोमीटर स्क्वायर के ऑर्डर्स का हो, ऐसी कोलिमेटेड बीम हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सोर्स से पार्टिकल निकल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से लगा देते हैं कि जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं,
और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बहुत ही कम माइक्रोमीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होगा, और इसको हम बोलते हैं फाइन कोलिमेटेड बीम। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सोर्स है, और इस सोर्स से प्रोजेक्टाइल पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यहां पे मान लो अपने पास कोई टारगेट है, ओके, ये टारगेट है, और इस टारगेट में ये ये इंटरेक्शन अगर हम एनर्जी इस तरीके की दे दें, इस प्रोजेक्टाइल बीम को इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि ये एटम्स से इंटरेक्ट करेगा या न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो अलग अलग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो इसकी वेव फंक्शन बनेगा, और उस वेव फंक्शन पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी लेमदा अलग अलग होगी, और उस लेमदा के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि किस टाइप के लेवल तक का ये इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है, और यहाँ से ये पार्टिकल डिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होके थीटा डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई डिटेक्टर लगा दिया, ये डिटेक्टर है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। यहाँ पे ये जो एरिया है, इस वाले एरिया से ही ये सारे के सारे पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या बोलते हैं? बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी है, उतना ही है। तो बेसिकली जो इंसिडेंट पार्टिकल जा रहे हैं वो यहाँ पे इन टारगेट के पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करेंगे, और कितने पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करेंगे? जितने इस वाले वॉल्यूम में, जितने इस वाले वॉल्यूम में टारगेट के पार्टिकल्स है, केवल उन्हीं से ये इंटरेक्ट करेंगे, बाकी इधर वाले से इंटरेक्शन नहीं होगा। और जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो हम काउंट करेंगे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो फंक्शन होगा थीटा का। अगर मैंने डिटेक्टर यहाँ पे रख दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ अलग है, अगर मैंने डिटेक्टर यहाँ पे रख दिया तो इस डायरेक्शन में आने वाले पार्टिकल अलग होंगे। वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल कितने कितने डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, वो अंदर में इंटरेक्शन कैसे है उस इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमें पता नहीं इंटरेक्शन कैसा है। तो अगर हम ये डी नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन, ओबियस डिपेंडेंसी हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को देखने से हमें क्या क्या पता चलता है कि कैसी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो देखो, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन, तो हम अपने कॉमन सेंस से बता देंगे, और डीएनएस इसको मैं बोल देता हूं, डीएनएस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर पर सेकंड। डीएनएस इज नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर पर सेकंड। तो ये है डीएनएस, ये प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहली चीज तो होगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। ये इंसिडेंट बीम है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ आई, और आई को क्या कहूंगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम का मतलब यह है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यानी एक सेकंड में इस एरिया में से निकलने वाले पार्टिकल्स का काउंट, वो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम।
तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। और तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लग रहा है, किस चीज पे डिपेंड होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, और कोई ऑब्वियस डिपेंडेंसी? तो यस, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है, सॉरी नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ टारगेटेड, इस वाले जो वॉल्यूम में जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये ऑब्वियस डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स इस पे डिपेंड करेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, TNS इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। अच्छा, टारगेट पार्टिकल्स। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम पे, टाइम पे डिपेंड कैसे करेगा कि यहाँ से जितनी देर के लिए हम यहाँ पे पार्टिकल भेज रहे हैं इस डायरेक्शन में, उतने ही टाइम के लिए पार्टिकल्स आएंगे। तो टाइम को हम लिमिट कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यूनिट टाइम में यहाँ से जितने पार्टिकल आए और यहाँ पे यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल डिटेक्ट हुए। तो हम यहाँ पे DNS का मतलब है ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में इस डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए गए पार्टिकल कितने हैं। और ये इंसिडेंट पार्टिकल की बीम है, उसकी इंटेंसिटी हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कितने पार्टिकल इस यूनिट एरिया से, यानी इस बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया से टाइम एक सेकंड में कितने पार्टिकल जा रहे हैं, बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं, वो हो गए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम हो गई। अब हम बात करें TNS किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टारगेट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल हो गया। और क्या ऑब्वियस डिपेंडेंसी तुम्हें दिख रही है, देखो ध्यान से। अगर मान लो ये मेरे पास डिटेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है और इस डिटेक्टर की पोजीशन यहीं पे है, तो यहाँ से जो पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, तो एक यहाँ से एंगल बनेगा ये वाला, इसके बाहर अगर एंगल हो गया तो पार्टिकल इस डिटेक्टर पे डिटेक्ट नहीं होगा। ये डिटेक्टर का इफेक्टिव एरिया है, यहाँ पे जो पार्टिकल आएंगे केवल उन्हीं को ये डिटेक्ट कर पाएगा। अब अगर मान लो इस डिटेक्टर को इसी थीटा पे मैंने आगे ले आया, यहाँ पे ले आया, ये डिटेक्टर का विंडो है, ऐसे बन गया। तब देखो ये वाले जो पार्टिकल थे, ये वाले जो पार्टिकल थे वो पहले इस डिटेक्टर पे नहीं आ रहे थे, वो अब इस डिटेक्टर पे आएंगे, वो अब इस डिटेक्टर पे आएंगे। और जो यहाँ पे जा रहे थे वो पहले इधर की तरफ जा रहे थे, तो वो पार्टिकल पहले नहीं आ रहे थे। तो इस डी ओमेगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा डी ओमेगा, इस पे डिपेंड करेगा कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है डिटेक्टर का विंडो, कहाँ पे, स्कैटरिंग सेंटर से। ये जो टारगेट है, इस टारगेट के सेंटर से डिटेक्टर की विंडो पे जो एंगल सबस्टेंडेड है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू ज्यादा हो गई, अगर डिटेक्टर यहाँ है तो यहाँ पे है तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कम हो गई, और पीछे ले गए तो ये और कम नंबर ऑफ पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। तो ये जितना ज्यादा सॉलिड एंगल होगा, और सॉलिड एंगल बढ़ेगा कैसे,
जितना इस टारगेट के पास में डिटेक्टर होगा उतना ही ज्यादा ये सॉलिड एंगल होगा। ठीक है, तो ये डी ओमेगा पे डिपेंड करेगा, इसको हम बोलेंगे डी ओमेगा। तो ये ओबियस डिपेंडेंसी है, तो यहां पे हम लिखेंगे डी एन एस इज प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और एंगल सबटेंडेड बाय द डिटेक्टर विंडो ऑन द स्कैटरिंग सेंटर। दिस इज व्हाट? एंगल सबटेंडेड by the detector window on the scattering center। ये डी ओमेगा है। तो यहां पे और कोई चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? तुम देख के बता सकते हो, तुम्हें क्या लग रहा है? और किसी चीज पे ओबियस डिपेंडेंसी है क्या? ओबियस डिपेंडेंसी का मतलब कि हम इस एक्सपेरिमेंट को देख के हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा। अगर सोर्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आएंगे, तो यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे टारगेट पार्टिकल्स की डेंसिटी अगर कम है तो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कम होंगे, इस डायरेक्शन में जाने वाले, हर डायरेक्शन में जाने वाले कम हो जाएंगे, तो डिपेंड करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पे। तीसरी, ये डिटेक्टर विंडो इस स्कैटरिंग सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा, यानी सॉलिड एंगल पे डिपेंड करेगा, तो ये सॉलिड एंगल पे। इसके अलावा और कोई डिपेंडेंसी, तो फिजिकल डिपेंडेंसी मुझे और कोई नहीं नजर आ रही, ओबियस डिपेंडेंसी मेरे पास यही है। तो मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट से मैं मेजर कर सकता हूँ। मुझे डी ओमेगा पता होगा। डी ओमेगा कैसे पता होगा? कि मेरा टारगेट कहाँ है, उसकी पोजीशन पता है, मैंने यहाँ से कितने एंगल पे लिया हुआ है, थीटा एंगल पे, मैं किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल फिक्स कर दिया, थीटा एंगल पे मेरा डिटेक्टर है और उस डिटेक्टर को उस थीटा एंगल पे आगे पीछे कर सकता हूँ। तो आगे पीछे करने से डी ओमेगा बदलेगा, और डी ओमेगा बदलेगा तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स भी बदलेंगे। अगर डी ओमेगा बढ़ेगा तो डीएनएस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बढ़ेंगे। तो ये ओबियस डिपेंडेंसी मेरे पास है। तो यहाँ से मैं फाइनली, और ये सारी ओबियस डिपेंडेंसी यानी इंसिडेंट पार्टिकल की बीम हमें पता है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी क्या है, हम सप्लाई कर रहे हैं ना, कितना पोटेंशियल देके इसको कितना एक्सीलरेशन से इसको एक्सीलरेट करवा के कहाँ कहाँ भेजा है इंसिडेंट पार्टिकल को, तो एक्सीलरेटर से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एक्सीलरेट होने के बाद यहाँ से फिक्स काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर निकलेंगे, वो एनर्जी हमें पता है, बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि पर यूनिट टाइम कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम हम जानते हैं। टारगेट हमने फिक्स किया है, कौन सा टारगेट है? हमने आयरन का लिया है, हमने एल्यूमिनियम की फॉइल ली है, हमने गोल्ड फॉइल ली है, हमने प्लेटिनम फॉइल ली है, तो उसकी डेंसिटी हमें पता है पहले से, और डेंसिटी पता है तो बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें पता है, तो उसके इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। तो ये सारे के सारी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमें किया है वो हमें डी ओमेगा पता है, आई पता है, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स पता है, ये सारी चीजें हमें पता है। तो अब हम डीएनएस, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, कैसे निकालेंगे? तो डीएनएस इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स एनटी, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स, इसको मैं एनटी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल कितने, एनटी, ओके, एंड देन डी ओमेगा ऑल्सो, डी ओमेगा ऑल्सो। तो ये मेरे पास ओबियस डिपेंडेंसी है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से मुझे पता है, और डिटेक्टर काउंट करके ये भी बता रहा है, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। अब वो इंटरेक्शन कैसा हुआ, इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो कैसा है,
उसकी इंफॉर्मेशन इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में छिपी हुई है। और इसको मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डी एन एस इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और आई इंटू एन टी नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स डी ओमेगा, ऐसा। और इसको हम बोलते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन हाउ द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस। इट कंटेन्स the information how the interaction is taking place। कैसे इंटरेक्शन होगी उसकी इंफॉर्मेशन इसमें है। अब हमें ये डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा कैलकुलेट करना है। डीएनएस मुझे पता है, आई मुझे पता है, एनटी मुझे पता है, डी ओमेगा मुझे पता है। तो डीएनएस अपॉन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा मुझे पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट से। और कितना आएगा? थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं। देखो, डीएनएस बराबर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। और यहां पे आई क्या है? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया यानी बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैंने ए ले लिया, और ये नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है एन आई, और पर यूनिट टाइम। तो देखो आई क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डीएनएस क्या है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो दोनों तरफ पर यूनिट टाइम कैंसिल आउट। टाइम का कंसेप्ट यहां से चला गया। जितने टाइम के लिए इंसिडेंट हो रहे हैं उतने ही टाइम के लिए स्कैटर्ड हमने काउंट किए, तो टाइम का कंसेप्ट चला गया। अब डी एन एस बराबर में यहां से डी, ये एन आई अपॉन एन ए लिख दूं, एन आई अपॉन ए, एन आई अपॉन ए। एन आई क्या है? एन आई ये नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हो गई। अब नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पार्टिकल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम। और डीएनएस क्या है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम। दूसरी चीज मेरे पास क्या है? एनटी, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनटी क्या है? देखो, एनटी नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। अगर मान लो ये मेरे पास यह वही क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए लिया है, तो यहाँ पे भी ये कितना होगा? ए ही होगा, क्योंकि ये बीम इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में आ रही है। और ये इसकी थिकनेस है टी। टी अगर थिकनेस है, मोटाई है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू, तो नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? इसकी डेंसिटी रो इनटू रो, तो इसकी डेंसिटी हो गई इनटू ए इंटू टी, थिकनेस। टी क्या है? थिकनेस। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो वॉल्यूम हो गया इनटू रो, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूं, एनटी अपॉन ए, एनटी अपॉन ए, ये कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास क्या है? देखो, इस वॉल्यूम में, इतने इतने वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं, उसको मैंने इसके एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास होगी एन ए। इसको मैं कहूंगा एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, एरियल डेंसिटी। यानी अगर मैंने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना लिया, ये छोटा सा एरिया बना लिया, और इसको मैं टी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, टी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो इस एरियल डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी ये एरियल डेंसिटी है, उसको इतने इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, डीए से। तो इस थिकनेस के अंदर ये डीए तो एरिया हो गया और ये टी इसकी मोटाई हो गई, इतना वॉल्यूम इसके अंदर में कितने पार्टिकल्स है वो काउंट करके बता सकता हूँ। तो इस एनटी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए। ये मेरे पास होगा एनटी अपॉन ए इज इक्वल टू एन ए। यानी कि एनटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनटी को मैं लिख सकता हूँ, यहां पे लिखता हूं एनटी इज इक्वल टू एरियल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरियल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। यानी बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी एरियल डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो है एनटी, टारगेट पार्टिकल्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, एन ए एरियल डेंसिटी इंटू एरिया, और तीसरा तुम्हारे पास डी ओमेगा है ही। तो यहां से ए कट जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, डी एन एस अपॉन 1 अपॉन एन आई एन ए और डी एन एस अपॉन डी ओमेगा। ये तुम्हारे पास है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो हमें एरियल डेंसिटी पता है, हमें नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पता है, डी ओमेगा पता है। ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो कैसा इंटरेक्शन होगा वो हमें ये डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बताएगा। इसके अंदर में ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो एक्सपेरिमेंट से तो हमें ये सारी चीजें पता है और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ठीक। अब इस डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को एक्सपेरिमेंट से हमने कैलकुलेट कर लिया, वो एकदम सही सही एक्सपेरिमेंट अगर हमने परफॉर्म किया है तो सही सही रिजल्ट में मिल जाएगा। अब उसको, उस रिजल्ट को कोई हम थ्योरी डेवलप करेंगे और उस थ्योरी से उस रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अगर वो थ्योरी हम जो डेवलप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच हो जाए, उसका रिजल्ट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन अगर थ्योरी से कर कैलकुलेट करें और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच हो जाए, इसका मतलब थ्योरी करेक्ट है। अदरवाइज हमें उस थ्योरी में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा और फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया और हम अलग अलग तरीके से थ्योरी कैलकुलेट करेंगे और कैसे इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करें। तो जो थ्योरी इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन कर देगी वही मेथड हम ये कहेंगे कि इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यूनिट देखें, यूनिट जो होगी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वो कितनी होगी। तो यहां से तुम्हारे पास 1 अपॉन एन आई, ये तो नंबर है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ये है एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया ऊपर चला जाएगा, एरिया की यूनिट आएगी। डी एन एस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल यूनिटलेस, डी ओमेगा डायमेंशन लेस। तो केवल और केवल इसकी डायमेंशन होगी वो एरिया की डायमेंशन होगी। देखो 1 अपॉन एन आई डायमेंशन लेस, एन ए की वैल्यू क्या हो, एन ए की डायमेंशन क्या होगी 1 अपॉन एरिया की। तो 1 अपॉन एरिया, एरिया ऊपर चला जाएगा और ये भी डायमेंशन लेस है। तो केवल और केवल एरिया की डायमेंशन हमें मिलेगी। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की जो यूनिट होगी वो एरिया की यूनिट होगी। डिफरेंस यूनिट डायमेंशन और यूनिट ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन is the unit of area। यूनिट ऑफ एरिया होगी और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, और भी कोई लेंथ की जो डायमेंशन होती है किलोमीटर स्क्वायर जो भी है। लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है तो ये जो डायमेंशंस हैं, इंटरेक्शन की डायमेंशंस हैं,
वो बहुत छोटी डायमेंशंस है, वो सेंटीमीटर नहीं, वो पिकोमीटर नहीं, वो फेमटोमीटर से भी छोटी डायमेंशंस है। तो उनके लिए, बहुत छोटी डायमेंशंस के लिए, इसको एक और यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वो है बार्न, यूनिट ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया की ही यूनिट होगी, लेकिन इज बार्न। और वन बार्न, ये जो वन बार्न है उसकी वैल्यू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन बार्न इज इक्वल टू, इतना जो एरिया होता है उसको वन बार्न कहेंगे। तो हम ये कहें कि 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का। या फिर यूं कहे कि 10⁻⁻27 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो वो थोड़ा कहना ओड लगेगा, क्योंकि 10⁻⁻24 10⁻⁻27 इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको नई यूनिट के रूप में डिफाइन कर दिया और वो यूनिट को नाम दे दिया बार्न। और एक बार्न एक सेंटीमीटर स्क्वायर की टर्म में कैसे लिखेंगे, एक बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि थ्योरी से हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट मेथड। अब इस चैप्टर यूनिट में केवल हम थ्योरेटिकली इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, टोटल क्रॉस सेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें, उसका डिस्कशन, और थोड़ा सा इसका विजुलाइजेशन हम अगली क्लास में देखेंगे कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मतलब कैसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ओके।